चलो तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर 3 ऑफ द फेडरलिज्म के बारे में। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो डायरेक्टली आपका 5 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसमें कोशिश यही करेंगे कि बच्चे आप 5 में से 5 स्कोर कर लो। तो इस टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में कि कितने टाइप होते हैं फेडरल नेशन के, या किस किस डिफरेंट टाइप्स में फेडरलिज्म फॉलो की जाती है डिफरेंट नेशंस के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, एक होता है होल्डिंग टुगेदर और एक होता है कमिंग टुगेदर। तो स्टार्ट करें और उसमें सबसे पहले एक चीज जानो, यहाँ पे अपन देखेंगे कमिंग टुगेदर के बारे में। किसके बारे में? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें और होल्डिंग टुगेदर पैरेलल ले लो, एक काम करो जिसमें चीजों को आसानी से आप समझ सको। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में नाम को बहुत ध्यान से पकड़ो। कम का मतलब क्या होना है? पास पास आना, ठीक है। और होल्ड का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को होल्ड करके रखना। इज दैट क्लियर? तो कमिंग और होल्डिंग में बस यही अंतर है। यहां पे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए और इंडियन टुगेदर का एग्जाम्पल है क्या? इंडिया। इज दैट क्लियर? यूएसए की इंडिपेंडेंस की लड़ाई 13 कॉलोनीज ने स्टार्ट की, क्लियर। और उन 13 कॉलोनीज ने जब ब्रिटेन के अगेंस्ट ये पूरी लड़ाई चल रही थी तो बाकी सारे अदर स्टेट्स को अपने पास बुलाया और एक प्रकार से जब उन्होंने इंडिपेंडेंस अचीव कर ली ना, तो वो सारे स्टेट्स, सपोज करो ये सारे स्टेट्स आपस में आके जुड़ना चालू हो गए और फॉर्म हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके लिखने के तरीके में ही ना इसका आंसर छुपा हुआ है कि ये कैसे फॉर्म हुआ है। बहुत सारी डिफरेंट टेरिटरीज एक एग्रीमेंट के थ्रू पास में आई और एक बड़ी यूनिट को सेटअप किया। वेयर इस इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इजी लैंग्वेज में समझे, इमेजिन करो हम क्या लेके आए? बहुत सारे बॉक्स लेके आए। ये क्या हो? आप हो। आप बहुत सारे बॉक्स लेकर आ रहे हो और ऐसे आपने बॉक्सेस को अरेंज कर दिया और बॉक्स के चारों तरफ एक पतला सा धागा बांध दिया, ठीक है। ये पतला सा क्या कर दिया? बॉक्स के चारों तरफ धागा बांध दिया, ठीक है। यही है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। एक आसान भाषा में हर एक डिब्बे की अपनी अलग आइडेंटिटी है, हर एक बॉक्स की अपनी अलग आइडेंटिटी है, पर एक इनविजिबल धागे से वो बंधा हुआ है और उसको क्या बोलते हैं अपन? एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। क्लियर हुई बात? वेयर एज हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया इज जस्ट लाइक ना अलमेरा, ठीक है। आपने अलमेरा तो देखा होगा सभी ने। अलमेरा में बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं, ऑब्जर्व किया है? बहुत सारे, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, देखा होगा ना। अलमेरा में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं, लेकिन वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू बाउंड नहीं है और वो एक प्रकार से इस तरीके से और एक टेरिटरी को डिफाइन करता है, क्लियर। अब यहाँ पे ना ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पे अपन एक प्रकार से राइट्स के पर्सपेक्टिव में अपन बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या अगर इस बॉक्स को हम जोर से धक्का मारे तो क्या ये बॉक्स आपस में बिखर जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर एक अलमेरा को अगर हम जोर से, कितनी भी जोर से धक्का मारे तो ऐसा होगा क्या कि ये वाला बॉक्स छोटा हो जाएगा या ये वाला बॉक्स गायब हो जाएगा, ये वाला बॉक्स बचेगा ही नहीं? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यही बेसिक अंतर है दोनों में, ध्यान से समझना। यूएसए के पास या यूएसए के स्टेट्स के पास अपनी ओन आइडेंटिटी है। अपनी ओन आइडेंटिटी से मतलब क्या? उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास ड्यूअल फ्लैग का कंसेप्ट है कि पर्टिकुलर स्टेट का अलग फ्लैग होगा, यूनियन का अलग फ्लैग होगा। हाँ, यूनियन का हाई लेवल पे रहेगा, स्टेट का थोड़े छोटे लेवल पे रहेगा। लेकिन आप समझ रहे हो कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप हो। इमेजिन करो हम कहेंगे क्या? आई एम द सिटीजन ऑफ यूएसए एंड ऑल्सो द सिटीजन ऑफ टेक्सास। या हम यूएसए में है तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम टेक्सास। या फ्रॉम विच स्टेट यू हैव अ सिटीजनशिप? तो हम क्या कहेंगे? टेक्सास। और यूएसए के तो सिटीजन है ही। तो यहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल फ्लैग का कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चे, यूनियन की भी अपनी आइडेंटिटी है और स्टेट्स की भी। देखो दिख रहा है ना, यूनियन की एक काले धागे से आइडेंटिटी है और स्टेट की खुद की आइडेंटिटी है। हर स्टेट अपने आप में क्या है? अलग है। हर स्टेट अपने आप में क्या है? अलग है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंटली
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिजिड, यानी काफी ज्यादा कठोर कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि आपको ना अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लानी है तो हर एक स्टेट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना उन महत्व है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना थोड़ा सा रिजिड नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का कंबाइन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुई है बात? अब एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम कहें इस पूरी चीज में, यूएसए के स्टेट के पास राइट टू सिसीड है, क्योंकि वो क्या है? एक एग्रीमेंट का हिस्सा है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ठीक है? और एक बार टूट गया, वो गांठ पड़ गई तो फिर तो गड़बड़ है कहानी। तो यही धागा है, एक प्रेम का धागा, एक छोटा सा प्रेम का धागा। इसको अगर एक बार तोड़ दिया ना तो यूएसए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर वो दा यूएसए नहीं खिलाएगा। अच्छा, एक चीज आपसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछना है, यहां पे हम दा क्यों लिख रहे हैं? इंडिया के आगे दा क्यों नहीं लिख रहे? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर देना। ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अपने टीचर से जरूर पूछना। व्हाई वी आर राइटिंग द इन फ्रंट ऑफ यूएसए नॉट इन फ्रंट ऑफ द इंडिया? है ना, इंडिया तो और ज्यादा महान है, इसके कंपैरिजन में ये क्या महान होगा? उसके कंपैरिजन लाखों गुना ज्यादा महान कौन है? हमारा प्यारा भारत। फिर भी हम इसके आगे दा लिख रहे हैं, है ना, शौक वाली बात। चलो कोई नहीं। अब अपन बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में कि अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे पहली चीज तो यार, इंडिया में ना तो ड्यूल सिटीजनशिप है और ना ही ड्यूल फ्लैग का कंसेप्ट है। क्या आप कभी कहते हो कि आई एम द सिटीजन ऑफ दिल्ली, या आई एम द सिटीजन ऑफ तमिलनाडु, या आई एम द सिटीजन ऑफ कोलकाता या वेस्ट बंगाल? हम क्या कहते हैं? वी आर इंडियंस। हम लोग कहां के सिटीजन है? इंडिया के सिटीजन है। वी डू नॉट हैव द ड्यूल आइडेंटिटी, ड्यूल सिटीजनशिप, वी हैव कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किस चीज का हिस्सा है? होल्डिंग टुगेदर का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना बच्चे एक स्पेसिफिक बॉर्डर है। क्या है? एक स्पेसिफिक बॉर्डर, और वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। हाँ, आप स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट तो कर लोगे, लेकिन स्टेट्स के पास राइट टू सिसीड नहीं है। याद रखना, स्टेट के पास क्या नहीं है? राइट टू सिसीड नहीं है। यानी इंडिया से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता इंडिया। तमिलनाडु ने बहुत कोशिश की थी, ठीक है, कि हम खुद का एक नेशन बना ले, लेकिन फाइनली वो कोशिश पूरी तरीके से फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा? याद करो, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है कि इंडिया ना तो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट है और ना ही किसी स्टेट के पास राइट टू सिसीड है। अलग होने का अधिकार नहीं है। यह जन्मों जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा। क्लियर हुई ये बात? यहां पे कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। वेयर एज यूएसए में अलग हो सकता है। क्या इंडिया में ड्यूल फ्लैग देखे आपने कि मध्य प्रदेश का अलग फ्लैग है भाई साहब, जम्मू कश्मीर का अलग? हाँ, पहले था। याद रखना, जम्मू कश्मीर का पहले फ्लैग था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा हो गया ना, कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, उसके फ्लैग का कंसेप्ट भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब उसके पास स्पेसिफिक राइट्स थे ना, ठीक है, तब उसके पास तो भैया था। ये बात तो मान के चलो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा आर्टिकल था। ये तो बहुत चल रहा होगा न्यूज में कि जम्मू कश्मीर से XYZ आर्टिकल को रिवोक किया गया। ठीक है, तो ये है बच्चे होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में बहुत छोटा सा डिफरेंस। अब इसके एग्जाम्पल में देखें तो इसके एग्जाम्पल एक यूएसए, आंसर ही में है यार, U फॉर यूएसए, S फॉर स्विट्जरलैंड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, इसमें है इंडिया, ऐसे बहुत सारे देश, बेल्जियम, ये सारे देश किस में आ जाएंगे? अपने होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये बात? ये 5 नंबर अगर आपने अच्छे से सुन लिए ना तो बोर्ड में आपके 5 नंबर 100% कंफर्म है। और बच्चे ये मत सोचना है 1 नंबर की कीमत बस वही जानता है जो 1 नंबर से फेल हो गया हो। ठीक है, 1 नंबर की कीमत वही जानेगा जो 1 नंबर से फेल हो गया हो या 1 नंबर से टॉप करने से रह गया हो। बाकी बीच के लोग कभी नहीं जानने वाले 1 नंबर की वैल्यू। सिर्फ 2 ही लोगों को 1 नंबर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल नेशन। भाई साहब, आपने कह दिया कि इंडिया फेडरल नेशन है, तो क्या इंडिया को फेडरल नेशन बनाएगा? तो हम इसको रब कर देते हैं। आई होप आपने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करें और कंप्लीट ज़रूर करें। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल नेशन? यार ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अपने दिमाग में कि फेडरलिज्म कब, कैसे, कहाँ देखने को मिलेगा, होगा कि नहीं होगा।
अगर हो रहा है तो किस तरीके से होगा, कैसे मतलब उसके फीचर्स को फॉलो किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलने चाहिए। और अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर आपका दिमाग फंक्शनिंगली मतलब एक प्रकार से अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट है, चलाओ दिमाग में, ठीक है। बचपन में ना हम एक चीज़ बहुत पूछा करते थे, क्यों, ये चीज़ क्यों है, किस लिए है, क्यों बनी, ठीक है। और सोशल साइंस इज ऑल बेस्ड ऑन सिंगल थिंग, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं क्यों, ठीक है। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल नेशन। तो यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल ऐड की गई, 7th शेड्यूल, ठीक है। कौन सी शेड्यूल ऐड की गई, 7th शेड्यूल। इस 7th शेड्यूल में ना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट के बारे में बात की। ये लिस्ट क्यों, क्योंकि बच्चे फेडरलिज्म इज व्हाट, पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म इज व्हाट, पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग जब तक नहीं होगा ना, जब तक फेडरलिज्म है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्यों, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म एक ही चीज है। उसको बस आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स देख रहे हो, पर वो अंत में पता चलेगा कि भाई साहब वो एक ही है, अलग है ही नहीं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयर करने के लिए ना 7th शेड्यूल बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, जिसमें डिफरेंट लिस्ट दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कितनी लिस्ट दी, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में ना, यूनियन लिस्ट में डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में डिसीजन कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन लेगा भाई साहब, स्टेट खुद डिसीजन लेगा। और कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों डिसीजन लेने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। याद रखना, ठीक है। अपन देखो कॉमन लैंग्वेज यूज करो और नॉलेज ज्यादा लो। ऐसे नहीं कि बहुत we are going to discuss certain type of principles that is related to the 7th schedule of the Indian Constitution, which talks about the union list, state list and concurrent list. Union list generally have the power in which या subject in which union takes the decision. अरे नहीं भाई साहब, make it relax, chill, दुनिया छोटी सी है, enjoy yourself, ठीक है। तो यूनियन में अपन किसकी बात करेंगे, कौन पावर किसके पास है डिसीजन लेने की, अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होगी, यूनियन के पास। स्टेट के मैटर में स्टेट के पास। कंकरेंट में भाई साहब दोनों को मिला दो, दोनों के पास में। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक याद रखना। अब बच्चे यहाँ पे ना बिल्कुल अपडेट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यूनियन में कितने, 98, ये फ्लक्चुएट हो जाते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। स्टेट में कितने, हाँ फंडामेंटली फ्लक्चुएट नहीं होंगे, इज दैट क्लियर, कुछ छोटे मोटे चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। और कंकरेंट में कितने, 52 सब्जेक्ट। देखो पावर को डिवाइड कर दिया कि भाई साहब 98 चीजों पे आपके पास पावर है, 59 चीजों पे आपके पास पावर है और 52 चीजों पे भाई साहब आप दोनों के पास पावर है, ठीक है। अब वो अपन डिसाइड करते हैं कौन कौन सी चीजें। तो फर्स्ट, जैसे यूनियन के पास ना बेसिकली वो चीज होंगी ना जिसमें यूनियन डिसीजन ले, एक सॉलिडेरिटी दिखे। क्या दिखे, सॉलिडेरिटी दिखे। ऐसा ना हो कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करेंसी। अब एक चीज बताओ बच्चों, सिंपल सी बात बताना, क्या मध्य प्रदेश में कोई 100 रुपए का नोट है, उसमें गांधी जी की फोटो है? क्या तमिलनाडु में वही 100 रुपए के नोट में किसी और की फोटो होगी? क्या वेस्ट बंगाल में वही 100 रुपए के नोट में सुभाष चंद्र जी की फोटो होगी? सोचने वाली बात है ना। एक ही फोटो है गांधी जी की, ऐसा क्यों? या डिजाइन एक ही है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सेंटर। या इमेजिन करो कल के दिन इंडिया का वॉर हो गया नल्ला पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल घमासान युद्ध हो गया। अब पता लगा कि किसी स्टेट ने आर्मी भेजने ही से मना कर दिया, हाँ वी आर नॉट सेंडिंग अवर पुलिस, इट विल हार्म अस, वी आर नॉट सेंडिंग अवर आर्मी पर्सनल्स, इट विल हार्म अस। तो भैया हम तो वॉर हार जाएंगे। उस कंडीशन में कौन आएगा? ये वाली चीज आएगी, क्योंकि भैया यहां पे याद रखना यूनियन के पास ये पूर्ण अधिकार है कि सेंटर से रिलेटेड या जो इंपॉर्टेंट काम है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उस पर डिसीजन लेगा। जैसे करेंसी हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया। अब देखो इसकी कितनी अच्छी चीज है। अगर हमारा एक दोस्त वेस्ट बंगाल में रह रहा है और हमने उसको कॉल लगाया, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बीच में छत्तीसगढ़ ने उठाया हेलो, हमने कहा हाँ भाई साहब हमें अपने दोस्त से बात करनी है, वो कोलकाता में रहता है। उनने कहा नहीं करा रहे बात, हमारी तो डील कैंसिल हो गई, व्यवहार खराब हो गया अपने दोस्त से। तो भैया कम्युनिकेशन किसका मैटर हो गया? यूनियन का। ऐसी चीज
जिसमें सॉलिडेरिटी नजर आए, एक रूपता देखने को मिले, ऐसी चीजें किसमें आ जाएंगी, यूनियन पे। और उस पर डिसीजन लेने का हक किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनियन का होगा। वेयर एज ऐसी चीज जो स्टेट वाइज अलग अलग हो, ठीक है, स्टेट वाइज कैसी हो, अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने पुलिस देखा होगा, पुलिस को देखा होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल की पुलिस की ड्रेस अलग है, केरला की पुलिस की ड्रेस अलग है, ठीक है, मध्य प्रदेश की पुलिस की ड्रेस अलग है, जम्मू कश्मीर की पुलिस की ड्रेस अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हर डिफरेंट जगह की ना पुलिस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम पता लगा केरला की पुलिस को फुल पैंट अलॉट कर दें, तो वो तो स्किन डिसीजेस हो जाएंगे उनको बहुत सारे, क्योंकि वहां का क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और खादी का पैंट वो भी फुल इतना ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा कि आपको तो स्किन डिसीज होना 100% तय है। तो भैया ये चीज़ें ऐसी रखी गई हैं, इतना इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि स्टेट इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, पुलिस हो गया, फिर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इमेजिन करो हमने वी एज अ सेंटर हमने अनाउंस कर दिया कि चावल पे और राइस पे हम सब्सिडी देंगे, ठीक है, राइस पे सब्सिडी देंगे और जो राइस लगाएगा उसको डबल पैसा देंगे, एमएसपी ज़्यादा बढ़ा देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी बढ़ा देंगे। लेकिन अचानक से जम्मू कश्मीर कहा सर हमारे यहाँ तो चावल होते ही नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा? गेटिंग माय पॉइंट? राजस्थान कह रहा हमारे पास चावल होते ही नहीं, हमें क्या फ़ायदा? या पर्टिकुलर हमने कहा कि चलो एक काम करो, यूरिया सबको आधे रेट पे मिलेगा, ठीक है, यूरिया सबको आधे। लेकिन कई लोग कहने लगे सर हमें यूरिया की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत। तो ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि ज्योग्राफी ना स्टेट वाइज डिफरेंट है, राजस्थान की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, तमिलनाडु की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, आसाम की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। तो बच्चे इस चीज़ को ना अलग तरीके से बांट के रख दिया कि भैया स्टेट क्या करेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ को अपने आप टैकल करेगा। क्यों? क्योंकि समझो ना, हर एक ज्योग्राफी में अलग टाइप के आप एग्रीकल्चर करोगे, ऐसे नहीं कि लगा दो। ऐसे तो फिर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चिली लगाना चालू, क्या बोलते हैं उसको, लीची, लीची, चिली तो मिर्ची ही होता है, लीची या एप्पल लगाना चालू करते, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सबकी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की परमिशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्कूल्स के बारे में या एजुकेशन के बारे में सुना होगा, एजुकेशन लिख देते हैं यहाँ पे, स्कूल नहीं लिखेंगे, एजुकेशन। आपने स्टेट बोर्ड सुना होगा, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, आपने सीबीएसई भी सुना होगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हो और किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन पे। सीबीएसई किसके लिए वर्क कर रहा है, सेंट्रल के लिए। पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड किसके उसमें गाइडलाइंस में वर्क कर रहा है, पर्टिकुलर स्टेट के गाइडलाइंस के अंदर वर्क कर। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, मैरिज देखो तो इसकी स्पेलिंग भी गड़बड़ कर दी हमने, क्या पता क्या, ठीक है। मैरिज की बात करते हैं, एक चीज बताओ, वेस्ट बंगाल में क्या शादी कुछ अलग प्रैक्टिसेस से होती है? तमिलनाडु में क्या शादी कुछ अलग प्रैक्टिसेस से होती है? हाँ, कई कई ट्राइब्स में तो ऐसी शादी होती है कि अगर लड़की ने जाके लड़के को गुलाल लगा दिया ना तो दोनों की शादी होगी। बताओ यार, ये तो हद है, ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसे तो पता नहीं, ठीक है, आप लोग पॉलीगैमी करने पे निकल जाओ, तो ये तो गड़बड़ है। तो ऐसी कंडीशन में ना गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भैया ऐसा है कि स्टेट अपने तरीके से रूल्स बनाएगा, लेकिन याद रखना स्टेट अपनी ओन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते किसी पर्टिकुलर लोगों की मैरिज करा देगा, लेकिन याद रखना, फिर से बताएंगे, रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ऐसा ना हो कि वेस्ट बंगाल की शादी को मध्य प्रदेश वाले एक्सेप्ट ही ना करें, ऐसा ना हो जिसने वो गुलाल लगा दिया ना उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही ना करे कि भैया ये गुलाल लगाने से शादी होती है, किसी लड़की ने आके आपको लकड़ी से मार दिया शादी हो गई, ये तो मजाक है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बहुत स्पेसिफिकली फोकस करके किस में रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। ऑल्दो फिर बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट वो, इसमें वो सब्जेक्ट आएंगे, वो टॉपिक्स आएंगे जो न्यूली ऐड हुए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ऐसे टॉपिक्स नहीं थे। जैसे सपोज करो साइबर, CYBER, साइबर, कंप्यूटर। क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कंप्यूटर था? ना बाबा, नहीं था, कंप्यूटर तो नहीं था उस टाइम पे। इसको बाद में ऐड किया गया है अपन ने, इसको किस में, बाद में। तो इसको अपन ने किस में रख दिया, रेसिड्यूरी में। और इसमें सिर्फ डिसीजन कौन देगा, यूनियन। कौन देने वाला है, यूनियन। साइबर, क्लियर। फिर AI, व्हाट इज AI, जल्दी बताओ। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी चीजें किस में रख दी हैं, रेसिड्यूरी लिस्ट में रखती हैं। और इस पर डिसीजन लेने की पावर
किसके पास हो जाएगी भैया, यूएन के पास हो जाएगी। सो ये पूरा एक आज अपन ने टाइप्स के बारे में पढ़ा एंड व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल नेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे और कोशिश ये करिए ना कि आप आंसर्स अटेम्प्ट करें, ठीक है। और टिल देन टाटा बाय बाय। बाकी सब क्या है, दुनिया छोटी सी है, मिलते हैं कभी और थैंक यू।